This is the second lecture in management accounting based on chapter study of financial statement. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अब इस क्लिप में हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द वर्टिकल बैलेंस शीट। हमको सब में बैलेंस शीट दिया रहेगा टी फॉर्म में, उसको हमको कन्वर्ट करना है वर्टिकल फॉर्म में। तो एक सम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग जब इस क्लिप को देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्लिप को पॉज करके इसको आप अपने बुक में लिख लीजिए, ताकि सम सॉल्व करते समय आप मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दिया है मेसर्स यशिक लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009 है। तो लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। लायबिलिटी साइड में आप देखो तो सबसे पहला शेयर कैपिटल है, जिसमें इक्विटी शेयर्स और 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। सिक्योर्ड लोन में 9% डिबेंचर है। अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर टैक्स है। उसके बाद में असेट साइड में फिक्स असेट्स है, गुडविल, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है। करंट असेट्स और लोन्स एंड एडवांस में कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक है। और एट द एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में प्रीमियम एक्सपेंसेस है। तो आपका टी फॉर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस बैलेंस शीट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। तो जब हम लोग वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट को बनाते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं, तो हम लोग इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम वेयर द कंपनी इज रेजिंग द फंड, जिसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। और उसके बाद में सेकंड सेक्शन हम बनाएंगे वेयर द कंपनी इज अप्लाइंग दैट फंड, तो अप्लीकेशन ऑफ फंड। तो दो सेक्शन होगा, सोर्सेस ऑफ फंड और सेकंड सेक्शन होगा अप्लीकेशन ऑफ फंड। तो आप लोग भी यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप मेरे साथ में लिख सकते हैं। फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ फंड। अब सोर्सेस ऑफ फंड जो हम लोग लिखते हैं, तो सोर्सेस ऑफ फंड में फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम है ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड या तो नेटवर्थ। अब इस शेयर होल्डर्स फंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो इस सम के हिसाब से हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000। तो टोटल करके हो गया आपका 2 lakhs, ठीक है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में इस समय है जनरल रिजर्व 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 70,000। ये आपका हो गया 1 लाख। तीन दोनों का टोटल हो गया 3 lakhs। तो सबसे पहला मैंने कैपिटल लिखा, कैपिटल में रिजर्व सरप्लस को ऐड किया। फिर इसमें से माइनस होगा फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को हम लोग सेकंड नेम बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो असेट साइड में दिया होगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है असेट साइड में 10,000। ये आपका हो गया आउटर कॉलम में 2,90,000। तो सबसे पहला आ गया शेयर होल्डर्स फंड। तो वापस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड इज मेड अप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आता है। कॉल इन एरियर्स दिया रहेगा तो इक्विटी शेयर में से माइनस कर देंगे। फिर आपका आता है रिजर्व सरप्लस। कंपनी के पास कितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है पहले से, प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम्पल के लिए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इंश्योरेंस फंड, सिंकिंग फंड, ये सब का सब आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोगों ने देखा कि इस सम में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। और उसके बाद में लेस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स विल बी गिवन ऑन द असेट साइड। ऐसा असेट्स जिसको हम लोग लॉस बोल सकते हैं या फ्यूचर बेनिफिट बोल सकते हैं, जैसा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, हैवी एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आपका क्या है, फिक्टिशियस असेट्स दिया हुआ है। तो 2 लाख प्लस 1 लाख तो कितना हो गया, 3 लाख माइनस 10,000 क्या है तो 2,90,000 आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड, बराबर। तो बोरोड फंड में दो टाइप के लोन आते हैं, जैसे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन, बोथ विल कम अंडर दिस हेड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, ये सब क्या है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो इस सब में 9% डिबेंचर है जिसका अमाउंट क्या है 80,000। पब्लिक डिपॉजिट है जिसका अमाउंट दिया हुआ है 20,000। तो दोनों को टोटल करके आ गया यहाँ पे 1 लाख। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐसे ही बोलते हैं कि एनीथिंग टेकन फॉर ए लॉन्गर पर्पस, मीन्स फॉर विच पेमेंट अराइज आफ्टर 1 ईयर। लोन टेकन बट पेमेंट विल बी रीपेड आफ्टर द 1 ईयर, दैट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट फंड एम्प्लॉयड। नेट फंड एम्प्लॉयड, तो नेट फंड एम्प्लॉयड है 1 + 2, 2,90,000 प्लस 1 लाख, 3,90,000 हो गया। तो इस तरह से आपका सेक्शन 1 हुआ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू नेट फंड एम्प्लॉयड। उसके बाद इसी में कंटिन्यू करेंगे सेक्शन सेकंड, अप्लीकेशन ऑफ फंड। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेकिन इसको कंटिन्यू फॉर्म में रखना है आपको। तो आपका सेकंड सेक्शन है अप्लीकेशन ऑफ फंड। उसमें सबसे पहला है फिक्स एसेट्स। कंपनी ने सबसे पहला क्या क्रिएट किया, उस फंड से फिक्स एसेट्स क्रिएट किया। फिर सब में गुडविल है 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,75,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख। तीनों का टोटल किया तो आंसर आ गया 3 लाख। ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में दोनों टाइप के एसेट्स आएंगे, टांजिबल और इनटांजिबल। फिक्स एसेट्स ऑलवेज फॉर द लॉन्गर पीरियड, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। फिर उसके बाद में आपका आता है शॉप फिटिंग्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, पैटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ये सब आपका क्या है, फिक्स एसेट्स है। कल को डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन या लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर सेकंड नंबर आता है इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास फंड रखा हुआ है तो कंपनी में इन्वेस्ट इनटू आउटसाइड फंड, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
इस तरह से हमको दिया होगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मीन्स मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ लिखेंगे। एक इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्विक एसेट्स बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 48,000। अब थर्ड है आपका वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी। तो ए, तो वर्किंग कैपिटल बनता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से। तो सबसे पहला मैं करंट एसेट्स लिख देता हूँ, अंडरलाइन। करंट एसेट्स जिसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग एसेट्स, एसेट्स के फॉर्म चेंज होंगे, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या आपके करंट एसेट्स है। लेकिन करंट एसेट्स में भी दो टाइप होता है, क्विक एसेट्स और नॉन क्विक एसेट्स। जब लोग क्विक एसेट्स की बात करते हैं, द एसेट्स विच आर नियर टू द कैश, द एसेट्स विच वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली, इट डज नॉट टेक अ मच टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एसेट्स। जैसे कैश ऑलरेडी कैश फॉर्म में, बैंक बैलेंस कैश फॉर्म में, डेटर्स जिसका पैसा हमको 2-3 महीने में मिल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 2-3 महीने में होना भी जाएगा। लेकिन नॉन क्विक एसेट्स जो होता है, इट टेक्स अ टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश, या ऐसे बोल सकते हैं कि कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा या कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसमें खाली हमको बेनिफिट मिलेगा। तो दो नॉन क्विक एसेट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है और दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके गोडाउन में जो माल रखा है, कितना टाइम लगेगा उसे सेल होने में हमको पता नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस जिसको बोलते हैं एडवांस गिवन, आपने एडवांस दे दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सर्विस मिलेगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा, जैसा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो करंट एसेट्स में क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स में सम के हिसाब से कैश एंड बैंक दिया हुआ है 20,000, सन्डे डेटर्स दिया हुआ है 25,000, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 17,000, इसका टोटल करके आ गया 62,000। ठीक है। अब नॉन क्विक एसेट्स, तो नॉन क्विक एसेट्स के अंदर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000, ये हो गया आपका 25,000। ठीक है। तो 62,000 प्लस 25,000, तो आपको मिल जाएगा करंट एसेट्स का टोटल। तो करंट एसेट्स का टोटल आ गया 87,000। ठीक है, 87,000, ये आपका करंट एसेट्स आ गया। वैसे सेकंड जो बी पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो current liability is also made up of two things, current liabilities, quick liabilities और नॉन क्विक लायबिलिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, जिसका पेमेंट हमको जल्दी से जल्दी करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब क्या आपका क्विक लायबिलिटी है। नॉन क्विक लायबिलिटी में क्या होता है कि वी कैन टेक सम टाइम, लेकिन 1 साल के अंदर पेमेंट करना ही है। तो उसमें दो चीज़ आते हैं, दो आइटम आते हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट आता है और एक प्री रिसीव्ड इनकम आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में हम लोग अपनी फैसिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 का 3-4 महीना कर सकते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम में हम क्या करते हैं, पैसा तो ले लेते हैं, हमको सर्विस देना है, कैश वापस नहीं करना है। तो क्विक लायबिलिटी में सन्डे क्रेडिटर्स है 10,000,
बिल्स पेबल है 12,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 15,000, ये टोटल करके आपका आ गया 37,000। नॉन क्विक लायबिलिटी है जिसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है, अमाउंट दिया है 8,000, ये टोटल हो गया 45,000। तो दिस इज बी। तो करंट असेट्स था और एक करंट लायबिलिटी है, तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 87,000 में से 45,000 गया तो 42,000 आ गया, यह आपका वर्किंग कैपिटल है। तो हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे फर्स्ट हमने निकाला था फिक्स असेट्स, सेकंड नंबर था इन्वेस्टमेंट और एक थर्ड नंबर है वर्किंग कैपिटल। मतलब 3 लाख प्लस 48,000 प्लस 42,000, तो आपका आंसर आ गया 3,90,000। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 4 नेट असेट्स ओन। ऐसा मिला 1 + 2 + 3 करके आया। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में भी आ सकता है अगर आपका करंट एसेट्स कम है और करंट लायबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया। सेक्शन 1 का टोटल 3,90,000 आया और सेक्शन 2 का भी टोटल 3,90,000 आया। तो इस तरह से आपका दोनों टोटल मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो बैलेंस शीट जब भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में बनाते हैं। मैं वापस एक शॉर्टकट में आप लोगों को लिखा देता हूँ समराइज फॉर्म में, इससे आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट याद हो जाएगा। नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, मेसर्स, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, हम लोग बैलेंस शीट को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, एज ऑन जो डेट दिया रहेगा। सबसे पहला सेक्शन 1 होता है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड। अब इस शेयर होल्डर्स फंड कैसा बनता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट से बनता है। ठीक है, ये आपका आ गया शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड नंबर आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं बोरोड फंड। इन दोनों को ऐड किया तो हमको मिल गया नेट फंड एम्प्लॉयड 1 + 2 करके। फिर सेकंड सेक्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड सबसे पहला आता है फिक्स एसेट्स, सेकंड नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट और थर्ड नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स में क्विक असेट्स प्लस नॉन क्विक असेट्स है, लेसर करंट लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी, यह आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को ऐड करके आ गया तो ए अमाउंट और ए अमाउंट टैली होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं नेट असेट्स अपॉन 1 + 2 + 3। तो आपका समराइज फॉर्म हो गया बैलेंस शीट का। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर हमको 2 फॉर्मेट याद करना था, जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और एक वर्टिकल फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।